हाय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी फिनोमेनॉन क्या होता है, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी और स्टेबिलिटी बेल्ट का इंटरकनेक्शन, और पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमेजिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। All things in the universe always try to achieve stability. So in physics, what do you mean by stability? Stability मतलब फिजिक्स में मिनिमम एनर्जी कंटेंट होना या फिर मिनिमम टोटल एनर्जी कंटेंट होना किसी भी चीज में, मतलब वो चीज स्टेबल है। दिस थिंग ऑल्सो रिलेट्स टू एटम। एटम के लिए भी यही चीज होती है। एटम के पास अगर मिनिमम एनर्जी कंटेंट है तो वो एटम स्टेबल है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में हमारे पास 1500 नोन न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं। अब पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स ही है, तो 1500 न्यूक्लियाइड्स कहाँ से आए? इन 1500 न्यूक्लियाइड्स में नॉर्मल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है ही, साथ में आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी प्रेजेंट है। इससे आइसोटोप्स और आइसोबार्स मिलाकर हमारे पास 1500 नॉन न्यूक्लियाइड्स है। पर फैक्ट ये है कि लेस देन 260 1500 न्यूक्लियाइड्स में से केवल 260 या उससे भी कम स्टेबल है। 1500 न्यूक्लियाइड्स में से 260 से कम स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी के लिए एटम्स का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? किस क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि एटम स्टेबल है या नहीं? उसके लिए होता है स्टेबिलिटी बेल्ट। अब स्टेबिलिटी बेल्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा उसका मीनिंग हमें बताता है रेडियो एक्टिविटी क्या है। टू गेन स्टेबिलिटी दे यूज टू इमिट, मतलब एटम्स इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स। एक टाइम पे एक तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेंगे या फिर एक टाइम पे बीटा पार्टिकल्स इमिट करेंगे। दोनों स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली दोनों इमिट नहीं हो सकते, पर अल्फा पार्टिकल रिलीज हो चाहे फिर बीटा पार्टिकल रिलीज हो, उनके साथ गामा रेडिएशन ऑल्सो इमिट होगी। गामा रेडिएशन हमेशा इमिट होगी अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के इमिजन के साथ। सो ये था रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इमिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स along with gamma waves from an unstable nuclei is called as radioactivity. स्पॉन्टेनियस इमिजन, स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जो खुद से हो जाए, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कोई भी चीज वहां पे ऐड ना करनी पड़े। स्पॉन्टेनियस अपने आप से हो जाना, ऐसे इमिजन को अल्फा पार्टिकल्स के या बीटा पार्टिकल्स के ऐसे इमिजन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। अब इसके ऊपर बेसिस रदरफोर्ड और सोडे, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रपोज किया। क्या कहता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? The rate of emission of the particles and gamma waves depends only on the concentration of nuclei. Only on the concentration of nuclei. Alpha particles या gamma particles along with alpha particle और beta particles along with gamma waves emit होने का रेट कौन डिसाइड करता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, कितने ज्यादा तादाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियाई प्रेजेंट है किसी सैंपल में, वो डिसाइड करता है कि वो रेडियो एक्टिविटी डीके उस सैंपल का कितना ज्यादा होगा। अब नीचे एक नोट दिखाई दे रही होगी, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनॉन। न्यूक्लियर फेनोमेनॉन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई पार्ट नहीं है। रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज रिलेट्स विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ही रेडियो एक्टिविटी लिंक करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी रोल प्ले नहीं करता। न्यूक्लियर फेनोमेनन होने की वजह से इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अदर एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हिस्सा लेते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो नेक्स्ट, डज द रेट ओनली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिया? क्या रेडियो एक्टिविटी का रेट
सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है यस। रेडियो एक्टिविटी पर टेम्परेचर का, प्रेशर का या फिर अदर कौन सी भी केमिकल रिएक्शन का कोई भी असर नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी ओनली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। प्रेशर का चेंज और टेम्परेचर का चेंज कोई मायने नहीं रखता रेडियो एक्टिविटी कितने तेजी से होगी या कितने स्लो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की? सो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। 1896 में इन्होंने उसको डिस्कवर किया। वो स्टडी कर रहे थे यूरेनियम साल्ट की। यूरेनियम बहुत फेमस एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92। ही डेवलप्ड फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट यानी ऐसी प्लेट जहां पर इतना सा थोड़ा सा भी रेडिएशन पड़ने पर वहां पर आपको स्पार्क दिखाई देता है। अब स्पार्क हमको खुद को अपने आंखों से नहीं दिखेगा, उसको सेंसर की मदद से हमको देखना पड़ेगा। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए। ऐसी कोई भी एलिमेंट, ज़्यादातर ये जिंक सल्फेट यूज होता है फोटोग्राफिक प्लेट में। अब इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, लाइट प्रूफ बॉक्स लिया। लाइट प्रूफ बॉक्स में इन्होंने रखा यूरेनियम का साल्ट। अब यहाँ पर एक प्लेट रखी, फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पर रखी और यहाँ पर सैंपल लाया यूरेनियम का, और यूरेनियम को भी इन्होंने कवर किया ब्लैक पेपर से। यूरेनियम को इन्होंने कवर किया ब्लैक पेपर से। अब इन्होंने क्या किया कि इसकी मदद से इन्होंने यूरेनियम का इमेज निकाला। अब इमेज यहाँ पर आई, मतलब ऑलवेज यहाँ पर कोई तो भी ऐसी रेडिएशन है जो इस ब्लैक पेपर से भी पेनिट्रेट होकर उस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ रही। फोटोग्राफिक प्लेट पर यूरेनियम का इमेज आना मतलब यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। ब्लैक पेपर से भी वो रेडिएशन बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब उन रेडिएशन के पास स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर है। सो इनविजिबल रेडिएशंस फ्रॉम यूरेनियम हैविंग स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर, ये उन्होंने ऑब्जर्व की। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि यूरेनियम ऐसे रेडिएशंस इमिट करता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर प्रेजेंट है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा एटम स्टेबल है और कौन सा एटम अनस्टेबल है। इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है फिजिक्स में जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। अब स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है? तो हमने ये कुछ एक्सिस लिए, यहाँ पर लिया हमने एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिया हमने वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और यहाँ पर लिया हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसके रेशो का, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के रेशो का हमने ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। पहले ये जो लाइन है कुछ स्ट्रेट आई, कुछ स्ट्रेट आने के बाद यहाँ से कर्व आना शुरू हुआ और ये लाइन कुछ ऐसे चली गई। अब यहाँ से थोड़ा मैं स्ट्रेट एक लाइन निकालता। हाँ, सो अब ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ये जो डॉटेड वाली ये जो लाइन है, ये डॉटेड वाले लाइन तक जितने एटम्स न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जितने ये लाइन पर प्रेजेंट हैं वो स्टेबल है, और ये जो आप ऊपर वाले जो ये लाइन देख रहे हो ये अनस्टेबल है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी को, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी को, और ये कर्व जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। यहाँ पर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाइज नियरली स्टेबल, पर इस रेंज पर जो एटम्स प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट स्टेबल। नियरली और ऑलमोस्ट स्टेबल में फर्क समझ लें। तो नेक्स्ट हमें डिसाइड कैसे करना है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो से कोई एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें हम देखते हैं 3 कंडीशन। पहले अगर Z यानी एटॉमिक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन।
इस कंडीशन में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली आता है 1। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली इक्वल टू 1 है तो ये जो एटम है जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हमने लिया है वो स्टेबल सेकेंड कंडीशन Z ग्रेटर देन 20। Z ग्रेटर देन 20 में क्या होगा कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज्यादा होगा पर 1.6 से थोड़ा कम होगा, 1.6 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में भी जो एटम की न्यूक्लियाई देखेंगे आप वो स्टेबल है। तो अनस्टेबल कौन से है? तो अनस्टेबल जो है अगर 1.6 के ऊपर ये अगर आता है N/P का रेशो तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहे जाते हैं। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द पीरियोडिक टेबल इज आयन। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज Fe2656। ये जो न्यूक्लियस है हमारा ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अल्फा और बीटा डीके हम नेक्स्ट जो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो डिसाइड होते हैं इसी स्टेबिलिटी बेल्ट से। स्टेबिलिटी बेल्ट पर एटम की न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पर है इससे डिसाइड होता है कि वो न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा या फिर बीटा डीके करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके।